नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं शेखर जोशी के द्वारा लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी दाज्यू। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय शेखर जोशी जी का। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर नामक गांव में हुआ था। शेखर जोशी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अजमेर तथा देहरादून से की। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वे इंटर में थे तब उनका चयन ईएमई सुरक्षा विभाग में हो गया। वे 1986 तक इस विभाग में रहे। तदुपरांत उन्होंने इस विभाग से स्वैच्छिक रूप से त्याग पत्र दे दिया और वह लेखन कार्य में जुड़ गए। शेखर जोशी का जन्म पहाड़ी स्थल पर होने के कारण उनके लेखन में पहाड़ का समावेश मिलता है। उनकी रचनाएं न केवल देश बल्कि विदेशों में भी प्रचलित होती हैं। उनकी कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में हो चुका है। उनकी बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां जिनमें से कोसी का घटवार, दाज्यू, बदबू आदि प्रमुख कहानियां हैं। नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, ये तो सब उनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। उन्होंने उपन्यास और विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। शेखर जोशी ने अपनी कहानियों में पहाड़ी जीवन, उत्पीड़न, गरीबी, संघर्ष और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से जीवन यापन करने वाले लोगों को आधार बनाया है। तो इसी महान लेखक शेखर जोशी की कहानी है दाज्यू। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी पर। चैक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफे है, वही है जगदीश बाबू का अड्डा, जहां उसने उन्हें पहली बार देखा। गोरा चिट्टा रंग, नीला सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्तों पर फिसलती हुई पानी की बूंदों की सी फुर्ती, आंखों में चंचलता देख उसकी नम्र उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही भी होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे उसके पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटे से उसी स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुरा भर दिया, पर उसके इस मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का आर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चला गया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव करता है। इसी एकाकीपन में कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, यह सब अनुभव करता है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरौमय वातावरण में भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अस्तित्वहीन। पर यह कारण नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं, विक्षोभ या विरक्ति या किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूसरे देश से आए हैं, अकेले हैं। चाय की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं है, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे और होटल। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। उन्होंने अपनी शंका का समाधान किया। तुम्हारा क्या नाम है? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़े में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ, इसीलिए टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी कुछ नाम तो होगा? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लगो, वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी नहीं निकल सके। खोया खोया सा मानो अपने अतीत के गर्त में लौट रहा हो। अतीत, गांव की ऊंची पहाड़ियां, नदी,
इजा, इजा माँ, बाबा, दीदी, भूली, भूली छोटी बहन को कहते हैं। दाजू बड़ा भाई, दाजू बड़े भाई को बोलते हैं। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। इजा की नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, दाजू, हाँ दाजू, दाजू यानी बड़े भाई की। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो बड़ी ठंड है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगा? ह्यू यानी हिम। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ आती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी ले आओ। लाया दाजू। दूसरी टेबल से मदन की आवाज़ सुनाई देती। मदन दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितना आतुरता से बहुत से दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब जैक कैफ़े ही नहीं सारा शहर अपना लगने लगा। परंतु अब उन्हें बार बार यह दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन है कि दूसरी टेबल से भी दाजू कहता है। मदन इधर आओ। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्यों चिल्लाते रहते हो? दिन रात किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल है तुम्हें? जगदीश बाबू के मुंह से क्रोध के कारण यह शब्द सुन वह सहम गया। शब्दों पर अधिकार न रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझेगा कि नहीं उसे यह ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर घुटने में सर्दी अपनी कोठरी में बहुत रोया। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु लगा उन्हें जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कह संबोधित किया। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। अभी लाया। दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चला गया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे जगदीश बाबू ने और वार्तालाप किया और विषय बदल दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रही। मदन की आंखों के सामने